नमस्कारम वड़क्कम सत श्री अकाल। वेलकम टू शिक्षा परीक्षा आदित्य। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर है भाई अपना? चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी नामक अध्याय की शुरुआत करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है और मेरा नाम जैसा कि आदित्य कुमार चौहान है। ठीक, तो आज हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग सकुशल अच्छे से और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और उस पढ़ाई में गति लाने के लिए ये बलगति नाम का चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक, तो इस अध्याय में हम लोग करने क्या वाले हैं पहले वो जानेंगे। ठीक है, और जो चीजें मैं बोलता हूँ उससे आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक, ये ना कि मेरे लिखने का इंतजार किया करिए। और क्लास चलते समय ही, क्लास के समय ही क्या करें, नोट बना लें। ठीक है, जो लोग अभी नोट बना लेंगे, जब ये चैप्टर मैं क्लास में स्टार्ट करूंगा तो आप लोग को बस समझना रहेगा। अगर यहाँ पे समझ में ना आ पाए तो, और मैं 99% ये बात कह रहा हूँ कि क्लास में जो पढ़ाऊंगा वही चीज मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि लगता है कि सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक, कि हो सकता है क्लास में मैं 2x में चल दूँ। 2x माने तेज पढ़ा दूँ। बात समझ में आ रही है? इसलिए उस चीज को यहाँ पे देख के आप चीजों को और क्लियरिटी और अच्छे से समझ सकते हैं। ये चैप्टर का पहला वीडियो है, तो आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लोग पहले देखिएगा और क्लास में आके मुझे बताइएगा क्या अच्छा नहीं लगा, क्या खराब लगा, ठीक, क्या कमी रही। तो उस पे मैं अवश्य कोई ना कोई कार्य करूंगा, अपनी कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, नहीं कहते हैं तो कमेंट में आप लोगों ने क्या देना है, रिव्यू देना है। रिव्यू यानी कैसा आपको लगा, बात समझ में आ गई क्या? ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक बलगति। जैसे मान लो कोई कार्य हम लोग कर रहे हैं, कोई भी कार्य, उसे करने में कितना टाइम लगा, क्या लगा, कितना टाइम, उसकी स्पीड क्या थी। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग घर से नदवा सराय, मान लो नदवा सराय से कहाँ जा रहे हैं, घोसी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, घोसी। ठीक, तो जाने में कितना टाइम लगा ये देख सकते हैं। ठीक, किससे जा रहे हैं ये देख सकते हैं, मतलब कौन सा व्हीकल लिए हैं, वाहन कौन सा लिए हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं ये देख सकते हैं। तो ये चीजें होती है कि नहीं होती हैं? तो जो हमारा रासायनिक बल गति नाम का चैप्टर है, करता क्या है, रासायनिक बल गति। ठीक है, रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभिक्रिया के वेग के बारे में। अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन बोलूं मैं ऐसे, तो रासायनिक बल गति नामक चैप्टर रसायन विज्ञान की वह शाखा के अंदर आता है जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया को सहायता देने वाले ताप हो गए, उत्प्रेरक हो गया, ठीक है, दाब हो गया, मतलब किन किन कारकों की वजह से अभिक्रिया तेज होती है। जैसे हम लोग घोसी जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में हमने एक्सीलेटर दबाया तो गाड़ी तेज चलने लगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक, साइकिल से जा रहे हैं तो स्लो लगेगा जाने में, बस से जा रहे हैं तो मतलब थोड़ा कम दाम लगेगा, अपनी बाइक से जा रहे हैं तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा। ये सब चीजें होती है ना, तो वो चीजें भी इस चैप्टर के अंदर आ रही हैं। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। नोट की चिंता मत करिए, मैं पीपीटी बना के लाया हूँ, आपको सारे पॉइंट का नोट यहाँ पे मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, जैसे मान ली हमने लिया ए प्लस बी, इससे क्या बन गया, सी प्लस डी बना। इन दोनों को लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। इन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक,
और इस पूरी को क्या कहते हैं हम लोग? अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ये तो सबको पता होगा, है कि नहीं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो हम लोग इसके वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। मान लो कि यहाँ पे कोई उत्प्रेरक लगा है जिससे रिएक्शन तेज हो रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्प्रेरक, ठीक, रख, उत्प्रेरक सही है, जो भी होगा। और क्या हो सकता है, कितना इसको समय लगा, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन कर रहे होंगे। तो पहले चलते हैं, उसकी डिफिनेशन दिखा देते हैं। रासायनिक बल गति, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर, वेग तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? उनके प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगति इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक बलगति कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दरों का वेग तथा उनको प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगति कहलाती है। अब इसमें मैंने कारक का नाम नहीं लिखा है, तो कारक क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लो कोई अभिक्रिया कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें यानी ताप बढ़ा दें तो तेज हो सकती है। उसमें क्या करें, जो अभिकारक की सांद्रता है उसको बढ़ा दें तो अभी अभिक्रिया तेज हो सकती है, तो वो इसके कारक हैं। तो उससे क्या प्रभाव आएगा उस अभिक्रिया पे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं की दरों तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगति कहलाती है। एकदम सिंपल चीज। अभी हमने बस ये बताया क्या कहते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर के नाम पढ़ने के कारण, उसका कारण क्या है, बल गति की, यानी उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना गति उसकी, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं सरकार, ठीक। अब क्या हुआ, अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, यानी जो अभिक्रिया हो रही है, जैसे हमारा ये बना था C+D में बन जा रहा है, तो ये अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें कितना समय लग रहा है, इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। इसकी स्पीड के आधार पे हम लोगों ने क्या किया, क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण किया। बात समझ में आ रही है? क्या पता एक दिन में कंप्लीट हो, क्या पता एक महीने में कंप्लीट हो, क्या पता एक साल में कंप्लीट हो, क्या पता एक सेकंड में कंप्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसके आधार पे हमने रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण किया। सबसे पहले कौन आती है? तात्क्षणिक अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? तात्क्षणिक। इसका नाम क्या है सका, देखना, तात्क्षणिक नाम क्या है, पहले जानते हैं इसके बारे में। ये नाम इसका है तात्क्षणिक अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया को मैं ऐसे लिखता हूँ, तात्क्षणिक अभिक्रिया। जैसे मान लो हमने क्या लिया, हमने लिया ए और बी को मिलाया, मिलाते ही हमको C+D मिल गया, माने मिलाते ही 1 मिली सेकेंड में, कितना में, 1 मिली सेकेंड, यानी मिलाने देर नहीं होगी कि हमको उत्पाद मिल गया। तो क्या हुआ, ये अभिक्रिया कितने में हुई है, क्षण भर में। इसमें क्षण भर में, यानी सरकार मिलाया नहीं कि तुरंत हमको क्या मिला, उत्पाद मिल गया। तो वो अभिक्रियाएं, इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारकों के मिलते ही संपन्न हो जाती है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारकों को मिलते ही संभव हो जाती है, संपन्न हो जाती है। जैसे मान लो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, लिखा तो नहीं पर लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं लिया था AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, इसकी अभिक्रिया में करा रहा हूँ किससे, NaCl से। किससे करा रहा हूँ, NaCl से। क्या होगा, ध्यान से देखना, बनेगा तुम्हारा AgCl। क्या बनेगा, AgCl, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, NaNO3, NaNO3, ठीक। जो AgCl बनेगा ना, तुरंत तुमको देगा श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप क्या देगा, श्वेत अवक्षेप, ठीक है। ये अभिक्रिया, इन दोनों, इसे क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, इन दोनों को भी लिखा था मैं, अभिकारक। इन दोनों के मिलते ही तुरंत हमको ये दोनों मिल जा रहे हैं, ठीक है, और तुरंत हमको श्वेत अवक्षेप मिल रहा है। तो क्या हो रही है, अभिकारकों के मिलते ही संपन्न हो जा रही है, अभिकारकों के मिलते ही संपन्न हो जा रही है। क्या होती है, हमारी तात्क्षणिक अभिक्रिया है। कुछ टफ है क्या, अरे लॉलीपॉप है जी, मैं बोलता हूँ एकदम इजी चीजें हैं, ठीक। लेकिन इस अभिक्रिया का अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि जो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं
इसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका अध्ययन कैसे करेंगे भाई? हमको 1 मिली सेकेंड में कोई अभिक्रिया हो जाएगी, हम लोग कैसे देखेंगे कितना टाइम लगा होने में? तो इस अभिक्रिया का अध्ययन संभव नहीं है अभी, तो अभी हम लोग इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अगला कुछ आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा मापनीय वेग से होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक, उससे पहले एक और आता है, उसको ले लेते हैं हम लोग। अत्यधिक अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं। कैसी अभिक्रियाएं? अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनको होने में क्या लगे? सालों साल लगे, सालों साल, महीने लग जाएं। क्या लग जाएं? महीने लग जाएं। ठीक है, वो क्या होती हैं? अत्यधिक इसका नाम क्या भैया? अत्यधिक मंद, यानी अति से अधिक। मंद माने धीमे, यानी क्या होते हैं? धीमे धीमे वाला, धीमे धीमे होती हैं। पहली क्या थी? बहुत तेज हो रही थी। दूसरी क्या है? अत्यधिक मंद अभिक्रिया है, यानी इसको होने में जरूरत से अधिक समय लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वैसी अभिक्रियाएं जिनको होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं। तो हम लोग इसके बारे में भी नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बात समझ में आ रही है? न तेज वाला पढ़ेंगे, न धीमे वाला। तो किसे पढ़ेंगे उसको देखते हैं हम लोग। यानी देखो क्या है अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं। इसका तुरंत एग्जांपल दे दिया हूं। इष्ट की उपस्थिति में शक्करों का, यहाँ पे किण्वन होना चाहिए। यार देखो हिंदी में टाइप करना बहुत टफ काम होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे क्या होगा? किण्वन। इष्ट की उपस्थिति में शक्कर का किण्वन 1 महीने से अधिक समय लेता है। ठीक है, तो ये क्या है? अभिक्रिया अत्यधिक मंद अभिक्रिया है। क्या है? अत्यधिक मंद अभिक्रिया। ठीक, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसको होने में क्या लग रहा है? क्या हो रहा है? ज्यादा समय लग रहा है। क्या लग रहा है? ज्यादा समय। ठीक है, कैसी अभिक्रिया होती है? अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है हमारा? इष्ट की उपस्थिति में शक्कर का किण्वन, यानी फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ये क्या होता है हमारा? अत्यधिक मंद अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया का अध्ययन भी संभव नहीं है, यानी इसके बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। तुम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मापनीय वेग से होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में। किसके बारे में? मापनीय वेग से होने वाली अभिक्रिया के बारे में। देखो, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिख के लाया हूं, बस उसको लिखना। जो बीच में बता रहा हूं उसमें तुमको जो कुछ लिखने का मन करे तो लिखना, वरना जितना मैं लिख के लाया हूं ना, वही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा। वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रिया जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? मापनी। इसको लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। इसके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसके हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, कितने टाइम में हो रही है, टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या 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 इसमें उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है, यानी सब चीज हम लोग निकाल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? मापनीय वेग से होने वाली अभिक्रियाएं। बात समझ में आ रही है क्या? तो वे अभिक्रिया जिनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर में, एग्जाम्पल में कुछ दे दूं क्या आप लोग को? जैसे मान लो कि क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का विघटन। पहला एग्जाम्पल लिखो इसका, एग्जाम्पल लिखा हूं यहाँ पे, ये नोट कर लेना लो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, क्या है देख। तो एक तो मेरा माइक बार बार हिल जा रहा है। उदाहरण नंबर हमारा 1 है। ठीक, लिखते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको लिख लेना लो, का विघटन, का विघटन। इस अभिक्रिया को हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे क्या लेंगे? 2H2O2 लेंगे, सॉरी
2H2O2 लेंगे, जो क्या बनाएगी हमारी 2H2O बनाएगी, और क्या निकल जाएगा इसमें से O2 निकल जाएगा गैस के रूप में। तो इस अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। और एक आता है, पता है कौन सा, याद करो, अभी पढ़ेंगे हम लोग, एसिटिक अम्ल एवं इथिल अल्कोहल के मध्य अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल एवं इथिल एल्कोहल के मध्य अभिक्रिया क्या होता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है तुम्हारा, CH3C OOH, और इथिल हो जाता है C2H5OH। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, क्या बन जाएगा हमारा इससे CH3 ईस्टर बनता है, याद रखना, और बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये हम लोग लैब में किए थे अपने स्कूल में, और वाटर निकल जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। ठीक है, इसमें से वाटर लिक्विड के फॉर्म में निकल जाता है, और क्या होता है इसमें स्मेल आती है, इसकी सुगंधित स्मेल, सुगंधित सुगंधित स्मेल आती है, मतलब महकता है सेंट की तरह, कहीं तरह परफ्यूम की तरफ। तो ये अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो दो अभिक्रियाएं हम लोग एग्जाम्पल भी दे दिए। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे वो क्या होती हैं, मापनीय वेग से होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा, अभी हमने क्या पढ़ा, दो 10 मिनट 15 मिनट हुआ है, हमने क्या पढ़ा इसमें, ठीक, हमने पढ़ा कि रासायनिक बल गति का चैप्टर क्या कर रहा होगा। ठीक, उसके बाद में क्या पढ़ा कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर, अभिक्रिया वेग के आधार पर वर्गीकरण, क्या किया था, वर्गीकरण। बात समझ में आ रही है। कौन कौन से आए थे इसमें हमारा, तात्क्षणिक आया था, एक आया था अत्यधिक मंद आया था, और एक हमारा आया था कौन सा, मापनीय वाला आ गया था, मापनीय वेग से होने वाली अभिक्रियाएं। तो ये तीन अभिक्रियाएं अपन पढ़ रहे हैं, तो तीनों पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान गए कि नहीं जान गए। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा फ्रॉम मी। ठीक, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो इस चैप्टर की डिमांड है, जो इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक, अभिक्रिया की दर या वेग, पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। ठीक, होता क्या है इसके बारे में मैं पहले दिखाऊंगा, पहले मैं कुछ समझा दूं। ठीक, एकदम सिंपल वही गाड़ी वाला एग्जांपल मैं लूंगा, क्योंकि गाड़ी मुझको पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो समझाने में आसानी पड़ती है इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, वरना मुझको तो बेस पसंद है, मेरे ईयरफोन का बेस बहुत हाई है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए अपन जा रहे हैं नदवा सरा से घोसी, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नदवा सरा से घोसी जा रहे हैं। ठीक, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये क्या लिखा रहा है, चलो ठीक है, मऊ जा रहा है, दूर जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें इसकी स्पीड क्या थी, पहली बात, स्पीड, एवरेज स्पीड क्या थी, और एक होता है तात्क्षणिक वेग, वो क्या था, तात्क्षणिक वेग, ऐसे तीन आते हैं इसमें, तात्क्षणिक वेग। ठीक, एक स्पीड होती है, एक एवरेज स्पीड होता है, और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्क्षणिक वेग। एक होता है वेग, एक होता है औसत वेग, एक हो गया वेग, एक होता है तुम्हारा औसत वेग, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, औसत वेग, और एक होता है तात्क्षणिक वेग। एक हमारा वेग है जो हम लोग बोलते हैं, हमारी स्पीड कितने बोलते हैं, 40 किलोमीटर आवर हो गई। ठीक है, वो हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, जैसे मान लो जो वेग और एवरेज स्पीड है ना, दोनों बराबर ही है। ठीक है, इसको चाहे ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि नदवा सराय से मऊ जाने में, ठीक, हमने टोटल 2 घंटे लगाए, कितने लगाए, 2 घंटे, और इस दौरान हमने कितनी दूरी तय की, मान लो कि 50 किलोमीटर। तो
जो तुम्हारी एवरेज स्पीड होगी क्या होगी, 50/2 यानी 25 किलोमीटर, सॉरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। होगी कि नहीं होगी? हमने क्या किया, 50 में 2 से भाग दे दिया। भले बीच में हम लोग 30 मिनट कहीं रुके थे, ठीक है, हम लोग गाड़ी चलाए बस 1.5 घंटा। जैसे हम लोग मान लो कि घर से निकले नदवासरा के लिए, मतलब घर से निकले मऊ के लिए, ठीक है, नदवासरा हमारा घर है, यहाँ से जा रहे हैं मऊ के लिए, ठीक है। रास्ते में घोसी पड़ा हमारा, हम लोग यहाँ पे रुक गए 20 नहीं 30 मिनट रुक गए, लेकिन फिर भी हमने टोटल 2 घंटे में ये दूरी तय कर दी। तो तुमसे पूछेगा कि तुम बताओ तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या है, तो तुम बोलोगे कि 50 किलोमीटर की दूरी थी, हमने 2 घंटे में तय कर ली, यानी 25 किलोमीटर हमारी स्पीड हो गई। लेकिन बीच में 30 मिनट तो रुके भी थे ना। तो ये एवरेज स्पीड में क्या होता है कि हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि टोटल टाइम अपॉन में टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। स्पीड क्या होता है, जो हमारी एवरेज यानी औसत चाल क्या होती है, फार्मूला औसत चाल का कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, ठीक, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। लेकिन वहीं पर जो तुम्हारा ताक्षणिक वेग होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम एक क्षण में किस स्पीड पे थे, जैसे गाड़ी का मीटर होता है स्पीड मीटर, ये मान लो स्पीडोमीटर गाड़ी का है, ठीक है। तो मान लो किसी जगह पे तुम्हारा 60 भी चला जाएगा, कहीं पे 80 भी चला जाएगा, स्पीड तो जा सकती है ना 80 तक, ठीक। तो तुमने निकाला कि तुम्हारी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर आई है एवरेज वाली। लेकिन भैया तुमने 2 घंटे का टाइम लिया था, लेकिन तुम पहुंचे तो 1.5 घंटे में हो ना, 30 मिनट तो रुके हुए थे, यानी कहीं तुम्हारी स्पीड इसके ऊपर गई होगी कि नहीं गई होगी, सिंपल सी बात है गई होगी, ठीक। तो ताक्षणिक वेग वो होता है कि हम लोग जब किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, माने किसी एक बिंदु पे कि तुम्हारा 10वें मिनट में, यानी 10वें मिनट में स्पीड क्या था, स्पीड क्या था, उसे हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक वेग। यानी किसी एक पॉइंट पे बोल देगा कि 11वें सेकेंड में तुम्हारा स्पीड क्या थी, यानी किसी एक पॉइंट की बात कर रहा है, यानी तुम्हारा क्या होता है टी, हम लोग का होता है 0। जैसे हम तुमसे पूछे, अगर तुम बोलोगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम लोग बोलोगे कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो जो तुम्हारा तात्क्षणिक वेग है ना, वो पता है क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा होता है डीवी अपॉन डी टी। क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी। हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, अवकलन निकाल के करते हैं, जैसे हम लोगों ने किया था वेलोसिटी का अवकलन निकाला था ना, वैसे वाला। तो ये तो मैंने थोड़ा बड़ा मैथ के टर्म से समझाना सिखाया। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लो हम लोग पढ़ने के वाले इसमें वो देखा जाए, ठीक। तो अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का वेग से वो कहना क्या चाहता है कवि। तो अभिक्रिया की दर माने, जैसे किसी अभिक्रिया को हमने लिया ए बी, इससे हमारा बना है तुम्हारा सी और डी। क्या बना है, सी और डी, यानी ए से बी सी से डी बना है। तो जब अभिक्रिया होगी शुरू, तो ये भाई साहब कम होगी कि नहीं होगी, कम, यानी अभिकारक की क्या होगी, अभिकारक में क्या होगी, अभिकारक में कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। और उत्पाद में क्या होगी, उत्पाद में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि। कैसे होगी, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया करना है तो हमने 5 ग्राम ले लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक, और हमने ले लिया 10 ग्राम AgNO3। लेकिन अभिक्रिया करने के लिए जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों से मिलके यहाँ कुछ बन रहा होगा, यहाँ पे AgCl जो बन रहा है और NaNO3 निकल रहा है, ठीक। तो ये 5 ग्राम था, तो कुछ समय बाद ये 2 ग्राम बचेगा, तब तक ये 3 ग्राम बन गया होगा। कुछ समय बाद ये 7 ग्राम बचेगा, फिर कुछ समय बाद ये 1 ग्राम बचेगा, कुछ समय बाद ये 5 ग्राम बचेगा, कुछ समय बाद ये 0 हो जाएगा। ऐसे कुछ ये कम हो रहा हो कि नहीं होगा, और ये बढ़ रहा होगा। शुरू में ये हमारा 5 था, ये हमारा 10 था, लेकिन शुरू में उत्पाद क्या था, 0 0 था। लेकिन कुछ समय पश्चात हमारा अभिकारक क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, और ये कुछ ना कुछ बन कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, समय के साथ अभिकारक में कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। और उत्पाद में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी उत्पाद बढ़ रहा है।
यही तो होता है हमें अभिक्रिया का वेग सरकार, यानी कितने समय में कितना अभिकारक कम हुआ या कितना उत्पाद बना, उसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग या दर। बात समझ में आ रही है? इसको मैंने लिखा है, देखिए आप। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। यानी जैसे किसी समय की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 5 ग्राम लिया, जो हमारा टाइम था 0 सेकेंड, ठीक, ये हमारा अभिकारक है। 5 सेकेंड में ये क्या हो गया, 2 ग्राम बचा, तो कितना खत्म हो गया, 3 ग्राम। समय कितना लगा है, 5 सेकेंड। तो ये क्या हो गया हमारा समय, सॉरी कितना कम हुआ पान में, समय क्या हो गया हमारा, अभिक्रिया क्या हो गया, वेग हो गया। क्या हो गया, वेग हो गया। इसे कहते हैं लोग अभिक्रिया की वेग, यानी अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता यानी उसकी मोलर क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, उसके मान में। ये हमारा सांद्रता तुमको दी गई है, 5 ग्राम तुमको दे दिया है, हालांकि ग्राम में नहीं दिया रहेगा। सांद्रता की यूनिट क्या होती है, मोल प्रति लीटर, जिसे लोग कहते हैं मोलैरिटी भी कहते हैं, MOLARITY, ठीक है। तो उसकी सांद्रता में क्या होने वाले परिवर्तन, तो 5 से 2 होने में परिवर्तन तो हो रहा है ना। अगर ये घट रहा है तो उत्पाद में पक्का वृद्धि होगी। इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग। फार्मूला क्या होता है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा में परिवर्तन में लगा समय। क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और इस परिवर्तन में लगा समय। कितने समय में कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, परिवर्तन में लगा समय। ये हमारा क्या होता है, क्या होता है, अभिक्रिया की दर या वेग कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या, बोलो हाँ, अरे आई क्या, ठीक। तो इसे कहते हैं अभिक्रिया की दर या वेग, ठीक। तो देखो फार्मूला क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक हम लोग सामान्य अभिक्रिया ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक सामान्य अभिक्रिया। जैसे क्या हुआ, ए से बी बना, क्या हुआ, ए से बी बना, इसमें ये क्या है हमारा अभिकारक है, समझिए, और बी क्या हमारा है, उत्पाद है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ समय बाद ए में क्या होगी, कमी होगी, ए में क्या होगी, कमी, और बी में क्या होगी, वृद्धि। क्या होगी, वृद्धि। तो तुमसे पूछे कि इस अभिक्रिया का वेग क्या है, तो बोलोगे अभिकारक में कमी बटा में समय। यानी अभिकारक कितना घटा, जैसे मान लो कि पहले हमने 5 मोल प्रति लीटर लिया था, ठीक, अब ये बच के बताए 3 मोल प्रति लीटर हो गया, तो कितना कम हो गया, 2 कम हो गया ना। कितना समय लगा, मान लो 2 सेकंड लगा, तो ये क्या होगी, अभिक्रिया की दर हो गई, ठीक। यानी क्या बोला है मैंने, अभिक्रिया अभिकारकों में कमी तथा उत्पाद में वृद्धि। जब ये 2 ग्राम 2 मीटर कम हुआ तो 2 मिलीलीटर बना भी तो होगा ना सरकार, बी वाला बना भी होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो देखो हम लोग लिखेंगे क्या, जैसे मान लो कि हम लोग अभिक्रिया ले रहे हैं यहाँ पे अगले पेज पे, थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं, पता नहीं क्या अच्छा लिख नहीं पा रहा हूँ आज मैं, इतनी गर्मी भी हो रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा है। तुमसे पूछ दे तो लोग बोलते हैं, अपन इसको कैसे लिखते हैं कि आर में ह्रास की दर, आर में ह्रास, सॉरी आर के बारे में बताया ही नहीं तुमको। जैसे कोई उदाहरण ले रहे हैं, आर से हमारा पी बन रहा है, आर से क्या बन रहा है, पी बन रहा है। आर हमारा क्या है, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक, और पी हमारा क्या है, उत्पाद। ये कोई अभिक्रिया मान लो है, अभिक्रिया मानने में कोई दिक्कत थोड़े होती है।
तुमसे पूछेगा आर में ह्रास की दर, ह्रास या कमी की दर, क्या बोला मैंने, आर में ह्रास की दर, ह्रास माने कमी, इधर क्या होगी, अरे भाई साहब जो आर है, आर यानी अभिकारक, यानी आर में या आर की मोलर सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी, और बटा में पूरा जितना समय लगा, जितना समय लगा। तो मान लो कि पहले हमारा आर था R1, घट के क्या हो गया R2 हो गया, क्या हो गया, घट के R2 हो गया, ठीक। और समय कितना लगा इसमें, डेल्टा टी समय लगा। तो ये फॉर्मूला बन गया, लेकिन चूंकि आर घट रहा है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं अपने से माइनस, क्या लगा देते हैं, माइनस। ये होता है आर में ह्रास की दर। वैसे क्या होगा, पी में, पी में क्या होगा, वृद्धि की दर, क्या होगा, वृद्धि की दर। पी हमारा उत्पाद तो बढ़ रहा होगा ना, तो क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, यानी पी, क्या लिखेंगे बोलना भाई, अरे बोल दो यार, ये R1 से R2 हो गया घट के, ये क्या हो गया, P1 से P2 हो गया। या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, P2 बन गया, पहले P1 था, अपॉन में जीरो, और सॉरी डेल्टा टाइम, जितना टाइम लगा उसको, जल्दी बोल देता हूँ यार, डेल्टा टी, यहाँ पे R2 माइनस वाल होगा। अरे भाई पहले मान लो कि 5 ग्राम था, 2 ग्राम हो गया, तो कितना खत्म हुआ, तो 2 में से 5 घटाएंगे यानी 3 ग्राम कम हुआ कि नहीं हुआ, तो माइनस आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ अपने आप एक माइनस आता है पहले से, ठीक है। क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे बोलो भाई क्या कहते हैं, दर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, वैसे इसका क्या था, P2 माइनस P1, यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया माइनस, क्योंकि क्या हो रहा है, P में वृद्धि हो रही है, जिसमें कमी होगी उसमें एक माइनस लग जाता है, और जिसमें नहीं होगी उसमें नहीं लगाएंगे। इसको ऐसे लिखना होता है, बात समझ में आ रही है, ठीक। कितना बड़ा वीडियो हो गया है, 32 मिनट हो गया। तो ये था हमारा इसके बारे में, आगे देखते हैं। ताक्षणिक युग मैं कल बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा आज, ठीक, क्योंकि ये चीज अभी समझाने लायक नहीं है तुम लोग को। तो देखो अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसलिए धनात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। मात्रा क्या होता है इसका, अरे भाई क्या है, ऊपर तो मोल होगा प्रति लीटर, और बटा में क्या रहेगा, समय, समय क्या होता है, सेकेंड। अरे भाई साहब सांद्रता की यूनिट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल प्रति लीटर, ठीक। और जब मान लो, और टाइम क्या होती है, सेकेंड, तो इसका यूनिट होता है मोल लीटर पर सेकेंड, ठीक। वहीं पे अगर मान लो कि तुम्हारा गैस में हो, तब क्या होगा, एटीएम पर सेकेंड, क्या होगा, एटीएम पर सेकेंड, क्योंकि जो गैस की यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, एटीएम हो। और सेकेंड का तो भाई टाइम का होगा ही होगा। यानी ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण समझो। जैसे मान लो ये चैप्टर बहुत बोरिंग भी नहीं बोलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी थोड़ा मोड़ा तुम लोग फ्लो बनाओगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो पता नहीं कहाँ पे किसी का बच्चा रो रहा है, ऐसे में आवाज आएगी तो दिक्कत होगी, तो अवॉइड कर लेना, उससे कुछ होता नहीं है। जैसे मान लो हमने क्या लिखा था, आर की मोलर सांद्रता में कमी, क्या लिखा था, आर की मोलर सांद्रता में कमी बटा में समय, यही लिखा था ना। तो जो आर है, यानी लिखा था हमने डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, एक माइनस था। तो जो मोलर सांद्रता होती है, यहाँ पे मोलर है, तो क्या होगा इसका, मोल प्रति लीटर, और समय क्या होता है, सेकेंड, तो ये हमारी इसकी यूनिट होती है।
अगर मान लो कि यहाँ पे मोलर ना हो के कोई गैसीय अवस्था हो तो हम लोग लिखते हैं एटीएम अपॉन टाइम, एटीएम अपॉन में सेकेंड, तब क्या होता है हमारा एटीएम पर सेकेंड, ये हो जाता। तो ऐसे इसकी यूनिट हमने निकाली थी। अब देखो तुमसे करना क्या है, तुमने मैंने उतना पढ़ाया, कोई महत्व नहीं उसका, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन ऐसे लगा है। जैसे मान लो तुमको दे दा कि ए प्लस बी को, ये विक्रिया मैंने दे दी, ए प्लस बी मिलके हमको सी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सी बना रहे हैं, ठीक है। तो तुमसे पूछता कि तुम इसका क्या लिखो, अभिक्रिया दर लिखो। क्या लिखो? अभिक्रिया दर या वेग लिखो। तो क्या लिखोगे? क्या हो रहा है, देखो क्या लिखना है। तुम लोग हर एक अभिकारक के रूप में लिख सकते हो और उत्पाद के रूप में लिख सकते हो। क्या हो जाएगा इसका? माइनस में डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, यानी डेल्टा ए यानी ए में कमी हुई, कितना समय लगा उसको, या माइनस में डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, या डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे माइनस लगा, क्यों? क्योंकि ये अभिकारक थे और ये हमारा उत्पाद है, वो तो प्लस रहेगा। तो ये हमारी क्या है? अभिक्रिया दर या वेग। किसके रूप में लिखा हमने? अभिकारक और उत्पाद के रूप में लिखा है। बस यही तुमको लिखना था, इतना पढ़ने का कोई महत्व नहीं था। बस यही तुम्हारा पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? यानी हम लोग क्या लिख रहे हैं? माइनस में डेल्टा ए की सांद्रता में कमी अपान में कितना समय में कम हुआ, या माइनस में डेल्टा बी की सांद्रता में कमी, कितना समय लगा, या डेल्टा सी की सांद्रता में वृद्धि अपान कितना समय लगा। ये हमारी क्या हो गई? अभिक्रिया दर या वेग। क्या हो गई? अभिक्रिया दर या वेग। ये होता है, ऐसे करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक क्वेश्चन और इसमें आ जाता है, अगर ऐसे रहे 2a प्लस बी बराबर 3c, ये बन रहा है, ठीक है। जिसमें तुम्हारे 2 और 3 हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, और हिंदी में कहते हैं रस समीकरण मितीय, रस समीकरण, रस समीकरण, रह समीकरण मितीय गुणांक, ठीक है। क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक, ठीक। अगर ये आ जाएगा तब कैसे लिखेंगे अभिक्रिया का वेग? तब कैसे लिखेंगे देखना थोड़ा सा। तब लिखेंगे हम लोग, जो तुम्हारा रस समीकरण मितीय गुणांक होगा उससे भाग दे देंगे। तो क्या है? तुम्हारा 2 है तो 1/2 माइनस में डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, या माइनस में डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, या 1/3 डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। कुछ 30 मार्क खां वाला काम नहीं करना है, बस जो तुम्हारा जिसके सामने गुणांक रहेगा उससे भाग दे देंगे। यहाँ पे 2 था, यहाँ 1/2 से गुणा कर दिया, या उल्टा करके गुणा कर दो, या भाग दे दो, या उल्टा करके गुणा कर दो। यहाँ पे 3 था तो 1/3 से गुणा कर दिए। तो ये हमारा हो गया अभिक्रिया वेग, ठीक है। बात समझ में आ रही? इसे लिखने का तरीका होता है, ठीक। इसमें कौन करना आएगा? औसत वेग। कौन सा आएगा? औसत वेग, ठीक है। उसकी डिफिनेशन देख लो थोड़ा सा। औसत दर या अभिक्रिया का औसत वेग किसी निश्चित समय में, समय अंतराल डेल्टा टी में अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, इसको रहने दो, परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं। इसे हम लोग आर एवरेज इससे द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया के क्या हो जाएगा? जो भी लिखे थे ना वही हुआ, लेकिन क्या है, किसी टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोल दें एक अभिक्रिया ले रहे हैं, ठीक है, ए से बी जा रहे हैं, ठीक। T1 पे, T1 यानी 0 पे ये हमारा था 5 मोल प्रति लीटर, इतना था, ठीक है। T2 यानी 10 मोल पे क्या हो गया, 10 सेकंड पे क्या हो गया, ये 1 मोल बचा है, ठीक। तो तुमसे बोला जाए कि तुम इसका निकालो औसत वेग, तो क्या करोगे? आर में परिवर्तन डेल्टा आर अपन टोटल टाइम कितना लगा उसको, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी होती है। इस स्लैब क्या लगा दिए हम लोग? माइनस। क्या लगा दिए हैं? माइनस। और वहीं पे अगर मान लो इसमें देखते तो यहाँ पे पहले 0 था, अब ये 2 हो गया, तो क्या हो गया? यहाँ पे बढ़ रहा है ना, इसलिए क्या हो गया? यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ठीक। और तुमसे समझा जाए, समझो इस बात को क्या कह रहा हूं मैं, ठीक। कि
ये जो हमारा आर है या बोले ए है हमारा, ठीक, ये हमारा अभिकारक है ना। ये पहले क्या हो रहा है, 5 से 1 हो रहा है, कुछ घट रहा है, और बी क्या हो रहा है, 0 से 2 हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक, तो क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितना परिवर्तन आया और टोटल टाइम कितना लगा, इसे हम लोग कहते हैं औसत वेग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा औसत वेग निकालने का। जो हम लोग लिख रहे हैं अभी ना, जैसे हमारे पास मान लो कि अभिक्रिया दे दिया 2a बराबर में 3b प्लस 4c, तो मैं इसका औसत वेग लिखो तो क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेग बराबर -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हम लोग अभिकारक के रूप में लिखे हैं। अगर उत्पाद के रूप में तो लिखते 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, या 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो सबके रूप में लिख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखें जो हमारा रस समीकरण मिति गुणांक है, यानी जो हमारे अभिकारक के उत्पाद के सामने आ रहा है, उसका उल्टा करके गुणा करते हैं, उससे भाग देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिखने का तरीका होता है। तो इस पे पहले एक क्वेश्चन दिया, उसको एनसीईआरटी में देखा जाए, मतलब एनसीईआरटी में एग्जांपल है, उसे देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये लिखा हुआ है कि एक अभिक्रिया है, क्या है, एक अभिक्रिया है N2 प्लस में 3H2 बराबर में क्या बना हमारा 2NH3। ध्यान देना, अगर तुम्हारी अभिक्रिया संतुलित नहीं, उसको संतुलित करके उसका वेग लिखेंगे, तो इसका वेग क्या होगा हमारा, वेग दर, देर नहीं दर, इसका दर क्या होगा, डेल्टा में N2 की सांद्रता में कमी, सॉरी माइनस में डेल्टा में N2 की सांद्रता में कमी अपान कमी में लगा समय, या अगर H2 के रूप में लिखा है तो यहाँ पे 3 आ गया, तो आगे 1/3 कर देंगे, माइनस में क्या रहेगा, डेल्टा में H2 की सांद्रता में कमी, सॉरी अपान में कमी में लगा समय। अगर हम लोग उत्पाद के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 1/2 सामने आ जाएगा, डेल्टा में NH3 में जो हुई वृद्धि अपान में वृद्धि में लगा टोटल समय। ये हमारा होता है वेग या दर लिखने का तरीका। बात समझ में आ गई। लेकिन तुमसे कोई पूछ देगा कि NH3 की, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, NH3 तुमसे कोई ऐसे पूछ दे कि NH3 की उत्पादन दर बताओ, तो पता है क्या बताना होगा तुमको, तुमने ये बताना होता है डेल्टा NH3 अपान में डेल्टा टी। तब हमारा रस समीकरण मिति गुणांक सामने नहीं आता है। ठीक है, यानी क्या पूछा हमने, NH3 की उत्पादन दर बताओ, वेग नहीं पूछ रहा हूं, NH3 कैसे बन रहा है, तब हमारा क्या रहता है, ये चीज सामने नहीं आती है। अगर वैसे तुमसे पूछ देता कि H2 की ह्रास या कमी, ह्रास या कमी की दर बताओ, तो क्या करते, हमारा जो ये चीज है ना 1/3, ये सामने नहीं आएगा, इसमें जो 3 है तो क्या आ जाएगा इसका, माइनस में डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा टी। तो 1/, यहाँ पे क्या हो रहा है, बस H2 की बात कर रहे हैं, बस NH3 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये 2 और 3 का खेल नहीं खेलेंगे, लेकिन जब दर की बात आएगी तो हम लोग ये खेल खेलेंगे। तो इस प्रकार होता है किसी भी अभिक्रिया का वेग और दर लिखना। तो ये आप लोग केवल आप लोग काम कर लेंगे क्या, जो भी मैंने बताया ये कर लेंगे, तो बताइए आप लोग। ठीक है, इस पे कल क्वेश्चन भी कर लिया जाएगा। पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा मैं रिव्यू ले लूँ कि कैसे तुम लोग पढ़ पा रहे हो कि नहीं, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। दिक्कत हुई समझने की। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुमसे मैं लास्ट में कहते करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा 2a प्लस 3b बराबर में 4c प्लस डी। तुमसे पूछता कि इसकी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया दर या वेग लिखो। तो अगर ए के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यानी ए में कमी की दर बटा में टोटल टाइम। या बी के रूप में लिखें तो 1/3 माइनस में रहेगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी।
अगर हम लोग उत्पाद की दर में लिखेंगे तो क्या होगा, 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, प्लस में क्योंकि वृद्धि हो रही है, या क्या डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ये चीजों आपस में बराबर होती है, चारों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि चारों दर बता रही है। अरे भाई इसकी भी स्पीड वही होगी, इसकी भी स्पीड वही होगी। अभिक्रिया की स्पीड अलग अलग थोड़ी होती है हर अभिकारक के लिए, सबके लिए सेम होती है। मान लो एक जीप में 4 लोग बैठे हैं, एक हमारी जीप है, इसमें 4 जन बैठे हैं, 1 2 3 4, तो क्या इसके लिए इस गाड़ी की स्पीड अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, सबके लिए सेम होगी ना। तो ये हमारी अभिक्रिया का वेग है, यानी दर है, उसकी स्पीड कितनी है। ठीक, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। लेकिन तुमसे पूछ देता ए की कमी की दर बताओ, किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, तब क्या लिखते हैं, माइनस में डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तब हमारा ये चीज जो दो इसका काम नहीं होता। तुमसे बोल देता सी की उत्पाद की दर बताओ, उत्पाद यानी वृद्धि दर कैसे बढ़ रहा है, उत्पाद की दर, तब क्या करते लिखते हम लोग डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तब हम लोग, सॉरी, तब क्या लिखते हैं, सॉरी एक मिनट रुक जाना, तब हम लिखते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा डी। क्या लिखते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तब हम लोग यहाँ पे 1/3 या 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, या 1/4 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बस सी की बात कर रहे हैं ना, कि पूरी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो इस तरह लिखना होता है। ठीक है, इस पे जितना क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर सकते हो। ठीक, इसमें मैं कल क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तुमको लगे, उनको मैं बोल रहा हूँ, उसको भी लिख लेना, और मैं लिख के लाया भी था उसको भी देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, प्लीज बता देना कि कैसा तुमको लगा।